अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो, तो इसी कंसेप्ट पे तुम्हारे क्या आते हैं, इसी कंसेप्ट पे तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है कि पोल स्ट्रेंथ कितना है और दोनों पोल्स के बीच में दूरी कितनी है। और आपका जो पोल स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करता है, वो मेनली डिपेंड करता है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे और मटेरियल पे, मतलब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। और मैग्नेटिक मोमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है और दोनों के बीच में लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि सपोज करो कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, सपोज करो मेरे पास ये एक मैग्नेट है और मान लो कि ये लेंथ है, ये L है और मान लो ये 4L है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक और मटेरियल है, सपोज करो कि इस तरीके से, मान लो कि आपको ये 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये L दे रखा है, और मान लो कि ये भी एक मैग्नेट है और मान लो कि ये भी एक मैग्नेट है, कि दोनों मान लो आपकी क्या है, एक मैग्नेट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा। मतलब मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है। तो याद रखना पोल स्ट्रेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, l इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2l इंटू एल, तो हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया तो ये कितना आ गया, हाफ। तो पोल स्ट्रेंथ कैसे पता पड़ती है, एक तो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया से और दूसरा मटेरियल से। और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि मटेरियल तो सेम है, तो फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का रेशियो किसके बराबर होगा, जो आपका एरिया का रेशियो है। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। और कौन सा एरिया लेना है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। तो एल स्क्वायर और 2l स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये कितना बच गया, हाफ बच गया। और यही मैं तुम्हें अगर पूछता कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, तो आपको बताना है कि m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा। तो ये हो जाएगा m1, और मान लो कि इनके दोनों पोल्स के बीच में कितनी दूरी है, 4l, और इसका क्या आ जाएगा m2, इनके पोल्स के बीच में कितनी दूरी है, 2l। तो m1 अपॉन m2 का रेशियो तो पहले से ही है अपने पास, हाफ, l से l गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2:2, ये आ गया आपका 1:2। नहीं आया समझ में, क्या आ गया। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक मैग्नेट है, मान लो ये लेंथ आपको 12 दे रखी है और मान लो इसका रेडियस आपको r दे रखा है, और मान लो आपके पास एक और मैग्नेट है, मान लो इसका रेडियस आपको 2r दे रखा है और इसकी लेंथ आपको 6l दे रखी है। इसका रेडियस 2r, लेंथ 6l, इसका रेडियस r, लेंथ 2l। और मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो आपको बताना है कि m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा। क्या होगा सोचो, m1 अपॉन m2 का रेशियो। तो पहले आप तो मैग्नेटिक सर 1:12 पहले अपन m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/4 आ जाएगा। तो m1 इसकी लेंथ कितनी है, 12, m2 इसकी लेंथ कितनी है, 6l। तो ये तो आ जाएगा 1/4 और 2 3 जा 6, तो 1/12 आ जाएगा।
कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कि आप मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कैसे निकालोगे किसी भी मैग्नेट के, और पोल स्ट्रेंथ का रेशियो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आ गया सर। आया समझ में? अच्छा, एक यहाँ पे वैसे जनरली तो क्या होता है कि इसके ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन अगर तो भी आ जाए तो जैसे अगर दुनिया में कोई भी चार्ज है क्यू, तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, और यहाँ पे के क्या होता है 1/4 होता है। उसी तरीके से मान लो कोई पोल स्ट्रेंथ है, जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, उसकी पोल स्ट्रेंथ है m, तो इस m से r दूरी पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हो जाएगी km/r3, और आपको k कितना पुट करना है, μ0/4 तो r स्क्वायर। ठीक है, वैसे नहीं आती है, लेकिन आ जाए तो तुम्हें से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो उससे r दूरी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो μ0/4 m/r²। ओके यार, इसके साथ तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है पोल स्ट्रेंथ वाला। यहाँ पे एक चीज तुम याद रखना कि अगर मान लो आपके पास कोई बार मैग्नेट है, मान लो कि ये लेंथ आपकी 2l है, ये लेंथ क्या है 2l, लेकिन रियलिटी में आपके जो पोल्स हैं ना वो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। रियल में आपके जो पोल्स हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना वो 5/6 × 2l होती है। मतलब रियलिटी में जो पोल्स के बीच की लेंथ है वो आपकी 5/6 × 2l होती है। ओके, आप किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। पोल स्ट्रेंथ का क्विज मैंने तुम्हें कल ही भेजा हुआ है सबको, तुम सबके पास पोल स्ट्रेंथ वाले क्विज की पीडीएफ आ गई है कल ही, तो वो तुम्हें सॉल्व करनी है ना। अब मैं डाउट्स ले रहा हूँ, और डाउट्स तुम सबको देखने हैं कि क्या डाउट है। प्रियांशु, सर तेरे डाउट से प्रखर। हाँ बोलो। सर ये लास्ट में आपने जो समझा एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, कि वॉइस नहीं आ रही थी मेरे को। अरे ये तो मैं ये समझा था कि जैसे अपन क्या ले रहे हैं कि मान लीजिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो अपन लेंथ कितनी लेते हैं 2l, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि अपने जो पोल्स होते हैं वो थोड़े अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं। तो रियलिटी में जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना, एल इफेक्टिव, इतनी 5/6 टाइम्स ही होती है। सर तो क्वेश्चन में हम कौन सी लेंगे? नहीं, क्वेश्चन में अपने को वही लेनी है जो अपन अभी तक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है वही लेनी है। ये तो ठीक है, ये एक ऐसी एक फैक्ट था जो मैं तुम्हें बता दिया, मान लो आ जाए तो क्या कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जैसे मान लो कि एक पता है एक सर्कुलर मैग्नेट्स भी आती है अपने पास इस तरीके से। मान लो कि इसका रेडियस r दे रखा है, ठीक है। मान लो कि इसकी पोल स्ट्रेंथ m है और इसकी -m है, तो याद रखना यहाँ पे तुम जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे वो ये लिखोगे m × आपका 2r। मतलब इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, अपने को खाली उससे मतलब है, m × 2r से। तो रियलिटी में दोनों पोल्स के बीच में कितनी दूरी है, πr, लेकिन आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2r। रियलिटी में तो यही है ना, एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, तो रियलिटी में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वैसा पूरा घूम के जाएगी, तो πr, लेकिन इफेक्टिव कितनी है, 2r। तो अगर आपके एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए कि बताओ इस सेमी सर्कुलर मैग्नेट का क्या होगा, तो आपको इस पे टिक करना है, ना कि m × πr पे। ठीक है यार, अब तुम ध्यान से सुनो। देखो अब मैं डाउट्स ले रहा हूँ यार। अब क्या ले रहा हूँ मैं, डाउट्स ले रहा हूँ, तो तुम सबको डाउट्स पे ध्यान देना है। मतलब जिसके जो भी डाउट्स है जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं, तो अब मैं उन सबके डाउट्स ले रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखना। काफी डाउट्स हैं। प्रियांशी आप जुड़े हुए हो? यस सर। देखो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन ये है कि PV plots for two gases during adiabatic process are shown in the figure. Plots 1 and 2 should correspond respectively to। देखो याद रखना, एक PV ग्राफ का जो स्लोप होता है ना
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो होता है माइनस गामा पी बाय वी, और आइसोथर्मल के लिए आपका ये होता है आपका माइनस पी बाय वी। तो ध्यान से देख, तेरा जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, गामा पे, और गामा की वैल्यू क्या होती है 1 + 2/f होती है। f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक तेरे पास हीलियम है, तो हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, ऑक्सीजन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उसका गामा कम होगा, जिसका गामा कम होगा उसका स्लोप कम होगा। तो जैसे 1 है तो 1 का स्लोप कम है, 2 का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे कर लोगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाते हो? हाँ हाँ समझ गया। ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इन दोनों में तो ये तो हाँ। दोनों मोनोएटॉमिक है, दोनों का 3-3, ये दोनों डायटोमिक है भी नहीं, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके। आया? बाकी किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो दिमाग में रट्टा मार लो। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस पी बाई वी, और एडियाबैटिक का होता है माइनस गामा पी बाई वी। गामा होता है 1 + 2/f, f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, डायटोमिक के लिए कितने होते हैं 5 होते हैं। स्लोप मतलब आपका ग्राफ कितना खड़ा है। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ सकते हो। नो सर। अच्छा कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है। अच्छा प्रियांशी इसमें किसमें डाउट था? सर जो एलिप्स मतलब बन रखा है ना उसमें। अच्छा, the earth moves in an elliptical orbit at speed of motion देख, एक चीज याद रखना, अर्थ जब सन के चारों ओर घूमता है ना तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अर्थ पे टॉर्क क्या है 0। तो mvr कांस्टेंट है, तो ध्यान से देख v तेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। हाँ सर। जब r मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो जब अर्थ सन के सबसे पास में होता है ना तब अर्थ की वेलोसिटी से ज्यादा होती है। अच्छा ठीक ओके है? ओके ओके। अब तीसरा वाला, इसमें क्या डाउट है? अच्छा ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। तुम सबको ये वाला फॉर्मूला पता है, dq इक्वल टू होता है ms dt। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेंपरेचर। हाँ सर। ये पता है? यस सर। तो दोनों तरफ dt से डिवाइड करो, तो dq अपॉन dt इक्वल टू m इंटू s इंटू dt अपॉन dt। यही है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, तो टू आइडेंटिकल बीकर्स A and B contains equal volume of two different liquid at 60 degrees Celsius and each is left to cool down. Liquid in A has density of, तो A की डेंसिटी दे रखी है, A की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, B की डेंसिटी दे रखी है, B की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। तो which of the following best describe their temperature versus time graph schematically? देखो dq upon dt को अपन क्या लिख सकते हैं, मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt अपॉन dt लिख सकते हैं। हाँ सर। लिख सकते हैं। अब देख दोनों का डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, बस दोनों का रेशो ले लेना। ओके आया समझ में? एक बार ट्राई करना, और फिर नहीं आए तो वापस तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है सर। क्योंकि रो है, वी है, एस है। ठीक है, तो अपने को पता पड़ जाएगा ना कौन जल्दी कूल डाउन हो रहा है, हाँ बस उससे पता पड़ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है? अच्छा अब ठीक है। अगला, और होलो। अच्छा यार ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है और मान लो नीचे कोई बॉब है जिसका मास है m, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो L होता है ना, ये L पता है क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला फ्लोर है वहां से लेके इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो अगर मान लो ये बॉब छोटा सा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपका बॉब ऐसा है तो फिर आपको दूरी कहां से कहां तक लेनी है, यहां तक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ होलो स्फीयर इज फिल्ड विद वाटर थ्रू अ स्मॉल होल इन इट, इट इज देन हंग बाय अ लॉन्ग थ्रेड एंड मेड टू ऑसिलेट एज द वाटर स्लोली फ्लोज आउट ऑफ द होल एट द बॉटम द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। देखो अब तुम ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये आपका एक स्फीयर है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपका L यहां से यहां तक होगा क्योंकि इसका सेंटर यहां होगा,
फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपका पानी खाली होता जाएगा, जैसे मान लो थोड़ी देर के बाद आपका आधा पानी रह गया, तो तुम मुझे बताओ आपका आधा पानी रह गया तो आपका सेंटर ऑफ मास या नीचे शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे कहीं, तो आपका एल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ गया। जैसे जैसे तेरा पानी खाली होता जाएगा ना, वैसे वैसे, जैसे मान लो इतना सा पानी रह गया तो तेरा सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, हाँ और फिर सारा पानी खाली हो जाएगा, सारा पानी खाली, तो मुझे बता वापस तेरा सेंटर कहाँ चला जाएगा? सेंटर पे ही आ जाएगा। तो एक बार तेरा एल बढ़ेगा, वापस तेरा एल घट जाएगा, तो इस कंसेप्ट पे तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। आया समझ में? अगला वाला, a solid sphere is rolling on a frictionless surface. If sphere climbs up to height h, then the value of v should be, यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। खाली स्फीयर को क्लाइंब करवाना है, खाली स्फीयर को क्लाइंब कराना है, तो देख नीचे कितनी एनर्जी होगी, देख मान ले कि नीचे वाली हाइट में 0 ले लेता हूँ, तो नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक 2 आ जाएगी तेरी, एक आ जाएगी तेरी हाफ एम वी स्क्वायर, एक आ जाएगी तेरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 और के फाइनल। फाइनली मुझे खाली इसको क्लाइंब कराना है, तो मान ले फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहाँ से देखो v मिल जाएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो v किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के, और तेरा सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मेरे को बार बार डाउट आ रहा है, मतलब जिसमें क्लाइम करवा के वो जो पेडेस्टल है वो भी चल रहा है या हाँ, बॉल। अगर ये बोले कि मुझे इसको ऊपर ले जाके चलाना भी है, अगर ये बोले कि ऊपर जाके चलना भी चाहिए, तो फिर बात अलग है। हाँ अगर ये खाली ये बोल रहा है कि इसको खाली क्लाइंब करना है, तो बस ऊपर पहुंचाना ही तो है, ऊपर जाके घूमना रुक भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 ले ली। ये मुझे याद है पहले शायद ठीक है। तनीज या किसी ने मुझे ऐसा एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें ऊपर कुछ और भी हो रहा था, अब मुझे वो क्वेश्चन एकदम याद नहीं आ रहा है। सर ऐसे वाले क्वेश्चन में ना बार बार डाउट आ रहा है, ये और इसके आंसर जैसे कैसे भी आ बहुत जाएगा? सारे question हैं। इसका आई थिंक पहला वाला होगा। ओके यार, ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अ सर्कुलर डिस्क D1 of mass m and radius r has two identical disks D2 and D3 rigidly attached at its opposite end. The moment of inertia of the system about the axis O dash. तो मतलब एक डिस्क ऐसी है और एक डिस्क यहाँ पे ऐसे लगी हुई है और एक डिस्क यहाँ पे ऐसे लगी हुई है। आपको इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देख, इस डिस्क का तो सामने दिख रहा है, इसका तो कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके तो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देख अगर तू भूल गई हो तो किसी भी डिस्क के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास करती है तो इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। लेकिन अगर आपकी एक्सिस के प्लेन नहीं हो तो इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। तो इस एक्सिस के हिसाब से कितना है, mr²/4 है, तो यहाँ पे mr²/4 तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दे और इसके हिसाब से निकाल ले, यानी ओके I², बस इन दोनों का निकाल के इन तीनों का ऐड कर देना। वो mr²/4 वाला मेरे को नहीं आता। mr²/4 ये वहां से आया ना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से, कि iz अगर mr²/2 है तो iz विल बी ix प्लस iy, तो iz अगर mr²/2 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, mr²/4 हो जाएंगे। ठीक है सर। और फिर एक ये क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं तुम अगर करना चाहो तो करो, वरना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसको पूरा करके सॉल्व करके दे दूंगा, बट मेरे हिसाब से करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो भी एक बार रुक जाओ, इसको फिर वापस आता हूँ मैं, एक बार बाकी के डाउट ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन ये है, ये मुझे किसने भेजा है मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या है तुम सब ध्यान से देखो। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स A and B मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन आर इज शोन इन द फिगर। द टाइम आफ्टर विच B will cot A will be। तो आपको बताना है कि देखो A का पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा है, B का ऐसे, तो पता है थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद A ऐसे जा रहा है, B ऐसे जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपका B A को पकड़ लेगा। तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद, द टाइम आफ्टर विच B will caught A, तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद B A को पकड़ लेगा, ये आपको पता करना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे सोचो। देखो ध्यान से देखो, आपका जो A वाला पार्टिकल है वो 4 मीटर से चालू हो रहा है, तो 0 1
2 3 4। तो आपका जो ए वाला पार्टिकल है वो देखो चालू ही कहां से हो रहा है, 4 मीटर से। और ए वाले पार्टिकल की स्पीड क्या है अगर तुम्हें नहीं पता है तो अगर आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, उसका जो स्लोप होता है वही आपकी स्पीड होती है। तो ए की स्पीड कितनी है, ये हो जाएगा 1037। 1037 कितना है, 3/4। तो ए की स्पीड कितनी है, 3/4 मीटर पर सेकेंड। और ए कहां से चालू हो रहा है, 4 से। अब बी की बात करते हैं। ध्यान से देखो, आपका बी तो x = 0 पे ही बैठा हुआ है और बी चौथे सेकंड पे चालू हो रहा है। मतलब पहले 4 सेकंड तो आपका बी चला ही नहीं, 4 सेकंड के बाद तो बी चलना चालू हो रहा है। और बी की स्पीड कितनी है, 1053। 1053 हो जाएगा आपका 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो बी की स्पीड कितनी है, 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि बी ए को कितनी देर के बाद पकड़ेगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सब ट्राई कर सकते हो एक बार। तुम सबको एक ग्राफ समझ में आएगी नहीं आया यार, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो हाँ मैं सर तुम्हें देखो मैं तुम्हें ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। देखो अब तुम सब ध्यान से देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जो आपका ए वाला पार्टिकल है, ए वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 1037, मतलब 3/4 मीटर पर सेकेंड। और आपका ए वाला पार्टिकल चालू ही कहां से हो रहा है, 4 से। तो आपका ए वाला पार्टिकल चालू कहां से हो रहा है, 0 1 2 3 4। चालू ही 4 से हो रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ टी टाइम में ये कितना चलेगा। सोचो सब, कितना चलेगा टी टाइम में ये। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टी टाइम में कितना चलेगा, 3/4t चलेगा ये कि नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, और ये चालू ही कहां से हो रहा था, 4 मीटर आगे से। तो टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, शुरू में ही 4 मीटर थी और चला कितना, 4 + 3/4t। समझ में आया। तो टी टाइम के बाद आपका जो ए वाला पार्टिकल है वो कहां पे होगा, 4 + 3/4t, क्योंकि चालू ही वो 4 से हुआ और फिर टी टाइम में कितना चला, 3/4t। तो 4 + 3/4t। अब बी वाले की बात करते हैं। तो बी वाला बेचारा चालू तो 0 से हो रहा है, लेकिन बी वाले के साथ एक दिक्कत है, वो पहले के 4 सेकंड तो चला ही नहीं। पहले के 4 सेकंड तो वो बैठा हुआ है बेचारा। और इसकी स्पीड कितनी है, 1053, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले के 4 सेकंड तो ये चला ही नहीं, पहले के 4 सेकंड तो ये चला ही नहीं। तो ऊपर वाला पार्टिकल तो टी टाइम चला, तो नीचे वाला पार्टिकल कितना चला, खाली t-4। और कितना चला, t-4 × 4/3। और फिर ये पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइम के बाद पकड़ेगा। तो जितना ये चला उतना ही ये चला, तभी तो पकड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर करना है, आपको टी मिल जाएगा। सर ये आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, दिक्कत है तुम्हें कहां से समझ में नहीं आया। तुम ये सर बताओ 4 तुम्हें कहां + पे दिक्कत है। 3/4। क्या हो गया, सर 4 + 3/4t के बाद क्या करा आपने। देख नीचे वाला जो पार्टिकल है, बी वाला पार्टिकल, देख पहले के 4 सेकंड तो वो रेस्ट पे है। तो अगर अपना ए वाला पार्टिकल टी सेकंड के लिए चला तो बी वाला पार्टिकल t-4 के लिए चलेगा, क्योंकि पहले 4 सेकंड तो वो आराम कर रहा है। यस सर। और फिर उसकी स्पीड कितनी है, 1053। तो 4/3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। t-4 × 4/3। तो क्वेश्चन ये कि आपको ये बताना है कि बी ए को कितने देर बाद पकड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर कर दो, आपको टी मिल जाएगा। ओके सर। ओके। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। आ गया सर। क्लियर हुआ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, ये भी काइनेमेटिक्स का है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s with uniform acceleration, then it travels a distance 2s with uniform speed, finally it travels a distance 3s with uniform retardation and comes to rest. If the complete motion of the particle is a straight line, then the ratio of its average velocity to maximum velocity is. अच्छा देखो, एक तो तुम सबको ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ।
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो अपने को सामने दिख रहा है कि रेस्ट से चालू हुआ, पहले एस चला, फिर तो एस प्लस 2s प्लस 3s, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम, राज तूने मुझे शायद एक क्वेश्चन भेजा था, टाइम तेरे को तीनों में निकालना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। उसके पहले वाले भी मैंने भेजे थे और ये दोनों भेजे थे। अच्छा ये तूने भेजा, हाँ ठीक है जो भी है। देख देखो टाइम टेकन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। वो कैसे निकाल लेंगे तो सर? आप ऐसे कर सकते हो, या तो एक काम कर, या तो इसका वीटी ग्राफ बना ले। वीटी ग्राफ देख कैसे करेंगे, देख क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुम सब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं तुम सबको इसका वीटी ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, सब ध्यान से देखना कि वीटी ग्राफ कैसे बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u तो 0 है, एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कितना चलता है s, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 है, v स्क्वायर कितना आ जाएगा 2as आ जाएगा, तो तुम्हारा v कितना आ जाएगा √2as, ये तो आ जाएगा तुम्हारा v आ जाएगा √2as। तो s डिस्टेंस चलने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी इतनी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और फिर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई √2as, ठीक है। फिर ये बोलता है कि देन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 2s विद यूनिफॉर्म स्पीड, फिर थोड़ी देर तक तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है, इतनी √2as ही रहती है। और फिर क्या बोलता है, फाइनली इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 3s विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड कम्स टू रेस्ट। और फिर धीरे धीरे तुम्हारी वेलोसिटी घटती जाती है और वापस कहां पे आ जाते हो तुम, रेस्ट पे आ जाते हो। तो ये तुम्हारा वीटी ग्राफ बन जाएगा। रास्ते में ध्यान से दिख रहा है, एक पहले तो 0 पे था, फिर पहले उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, कितनी हो गई √2as हो गई। फिर थोड़ी देर तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कितनी रहती है √2as ही रहती है। फिर वो रिटार्ड करता है, कितनी डिस्टेंस तक 3s में रिटार्ड करता है। तो देखो इस मोशन के लिए देख राज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी तेरी वापस क्या है 0, क्योंकि वो रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी तेरी कितनी है, फाइनल 0 है, तो इनिशियल तेरी कितनी है √2as है, और वो चला कितना 3s, तो वापस ये इक्वेशन लगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो v तो 0 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा 2as, a मतलब यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन है, इक्वल टू आ जाएगा √2, और मान ले यहाँ पे कितना रिटार्डेशन है a', तो 2 इंटू a' इंटू क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा। तो देख तेरा 2 से 2 तो गया, तेरा s से s गया, तो तेरा a' कितना आ गया -a/3 आ गया। तो यहाँ पे तेरा एक्सेलरेशन कितना है a/3, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है a, और यहाँ पे तेरा एक्सेलरेशन कितना है 0। बस इस ग्राफ को तुझे सॉल्व करेगा तो आंसर मिल जाएगा। ओके सर। अब देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कंप्लीट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन देन द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। देख मैक्सिमम वेलोसिटी तो क्या है √2as ही है, क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी √2as हो गई, फिर थोड़ी देर तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, कितनी रही √2as, फिर रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन का मतलब तो वेलोसिटी घटना चली हुई, तो तेरी मैक्सिमम वेलोसिटी तो कितनी है √2as, और तेरे को एवरेज कहां से मिल जाएगा, जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था वहां से। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है नीचे वाला, द एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल। तो आपको AT ग्राफ दे रखा है, तो तुम सब एक चीज समझ सकते हो, ये AT ग्राफ क्या बता रहा है। देखो ये AT ग्राफ ये बता रहा है कि पहले आपका एक्सेलरेशन 10 था, फिर धीरे धीरे आपका एक्सेलरेशन घट के 0 हुआ, फिर धीरे धीरे घट के आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। पहले आपका एक्सेलरेशन क्या था 10, फिर आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया -10। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि आपका कोई पार्टिकल होगा, शुरू में उसका एक्सेलरेशन 10 था, फिर धीरे धीरे 0 हो गया, तो था तो पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, तो वापस वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो मतलब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी, फिर वापस पार्टिकल की वेलोसिटी घटी, और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। लेकिन तुम ध्यान से देखो, इस पूरे मोशन में आपका पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है,
फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। मतलब आपका पार्टिकल की वेलोसिटी पहले तो बहुत बड़ी होगी, फिर बहुत घटी होगी, और फाइनली आपका पार्टिकल रुक गया। तो ये बोल रहा है द पार्टिकल हैज, तो ये पूछ रहा है कि फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला तो ये है कि द पार्टिकल हैज जीरो एवरेज एक्सेलरेशन, ये तो करेक्ट है क्योंकि आधे में पॉजिटिव है आधे में नेगेटिव है। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, ये भी करेक्ट है क्योंकि पार्टिकल आगे ही जाते जा रहा है, आगे ही जाते जा रहा है, पीछे तो आ ही नहीं रहा है। तीसरा है द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये गलत है क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल जा रहा है आगे। तो आपका आंसर क्या है? 3 है। ओके सर। ठीक है, अच्छा फिर तूने ये वाला क्वेश्चन भेजा, याद है? ये तो मैंने तुम्हें कराया था यार कि ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी होता है। तो अगर मान ले तेरे पास कोई आर्बिट शेप की रिंग है, तो आपको क्या करना है, खाली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, और अगर तू एम और ओ को झेड़ेगा और मान ले इसकी रेडियस है आर, तो ये कितना हो जाएगा 2r, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, तो b 2r भी आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन आपने भेजा है, आई थिंक अलीजा ने। तो क्वेश्चन ये है कि 70 किलोग्राम मैन stands in a contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of a, देखो क्वेश्चन ये है कि अलीजा, क्वेश्चन ये है कि तेरे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो कि ये स्टेशनरी रहे। तो इसका एबीडी कैसे बनेगा? देख, mg इधर की तरफ आएगा, नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से होगा। तो देख, फ्रिक्शन को तो अपन किसके बराबर पुट कर सकते हैं, म्यू एन। तो तेरा म्यू एन किसके बराबर हो जाएगा? mg के, क्योंकि ये स्टेशनरी है और ये सिलेंडर गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये पार्टिकल भी गोल गोल घूम रहा है, और कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो नेट फोर्स का होता है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ हाँ। नॉर्मल, तो n किसके बराबर आ जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर। एक सेकंड सर। ठीक है, अच्छा फिर मुझे कनीज आपने कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन भेजे शायद आपने। एक तो ये वाला क्वेश्चन भेजा है तुमने कि यहां से करंट आई आ रहा है और इस तरीके से 2 पार्ट में बढ़ रहा है। तो I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यही क्वेश्चन था क्या आपका? यस सर। एक ध्यान से देख, मान ले ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A से लेके B तक देख, एक पाथ तो नीचे की तरफ, एक पाथ ऊपर की तरफ। ध्यान से देख, मान ले ऊपर वाले पाथ का रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाले पाथ का रेजिस्टेंस R2 है, तो अपन ये लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2। यस सर। लिख सकते हैं। अब R1 में ध्यान से देख, R1 की जो लेंथ है वो R2 की 3 टाइम्स है। ध्यान से देख, है R1 इतना बड़ा है, यहां से यहां तक 3 क्वार्टर है, R2 खाली 1 क्वार्टर है। तो रेजिस्टेंस टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अपन I1 R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, रो 3L अपॉन A लिख सकते हैं। तो I2 R2 को अपन क्या लिख सकते हैं, रो इनटू L अपॉन A लिख सकते हैं। तो रो A गया, L से L गया, तो I3 I1 किसके बराबर आया? I2 के बराबर आ गया। ओके सर। नहीं आया समझ में कैसे किया मैंने ये? आ गया सर। फिर देख, फिर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग से निकाल देना, क्योंकि देख ये तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, तो और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग से निकालना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक में से दूसरा घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, म्यू नॉट ni थीटा अपॉन 4 पाई r। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, एक में थीटा पाई बाय 2 पुट कर देना, एक में 3 पाई बाय 2 पुट कर देना। ओके, फिर आपने ये क्वेश्चन भेजा था कि अ मेटालिक रोड ऑफ मास
per unit length 0.5 kilogram per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. तो आपके पास एक inclined plane है 30 degree with the horizontal है, यहाँ पे मान ले कोई रोड पड़ी हुई है. The road is not allowed to slide down by flowing a current when a magnetic field of induction 0.25 Tesla. तो देख करंट तेरा अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा? ILB sin थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा? sin 91 तो फोर्स कितना आएगा? ILB. Yes, sir. और ये फोर्स तेरा इधर की तरफ लगेगा, इस तरफ. तो क्या करना है, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, मान ले